हेलो दोस्तों, यूपीएससी मस्ती में आपका स्वागत है। आप लोगों को हमने पहले बताया था 6 क्लास के हिस्ट्री के पार्ट 1 जो वीडियो बताया था। वीडियो जो आप लोगों के समझ जो दिया था उसमें जो फर्स्ट चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर में आधा ही कंप्लीट हो पाया था और बाकी हम लोग इस वीडियो में जो अभी हम लोग देखेंगे उसमें हम लोग आगे देखेंगे, यानी पार्ट 2, फर्स्ट चैप्टर के पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। हम लोग सिंधु नदी सब के बारे में देख लिए थे। अब हमको आगे जो पढ़ना है, जहाँ से उस वीडियो के बाद वाले जो पढ़ाई करना है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ कह रहे हैं कि गंगा तथा इनके सहायक नदी सोन का पता लगाओ, यानी कि गंगा तथा इनके सहायक नदी सोन नदी का पता लगाना है। तो पहले हम दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा अच्छे तरीके से जान लेते हैं कि अगर गंगा नदी कहाँ पर था और सोन नदी कहाँ पर था। तो चलिए देखते हैं। गंगा नदी की अगर बात कर ले तो गंगा नदी हिमालय पर्वत के गंगोत्री ग्लेशियर से निकला है। यानी आप जान लें कि गंगा नदी जो है हिमालय पर्वत के गंगोत्री ग्लेशियर से निकला है। गंगोत्री ग्लेशियर से निकला है, ग्लेशियर से निकला है, गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकला है जो उत्तराखंड में पड़ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो हमने बनाया है यह है आपका गंगा नदी। ये जो दिख रहा होगा यह है गंगा नदी और यहाँ पर जो आपको दिख रहा है यह आपका है सोन नदी। यहाँ पर आपका सोन नदी हो जाता है। और आप देख लीजिए यहाँ पर आपको बताया कि गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकला है और यह जो है भारत में, हम बता दें आपको कि 2071 किलोमीटर में फैली हुई है। भारत में इसकी जो लंबाई है 2071 किलोमीटर इसकी लंबाई है भारत में गंगा नदी का। उसके बाद आपको यहाँ से देख लीजिए आप कि यहाँ से निकला उत्तराखंड से गंगोत्री ग्लेशियर से, यह निकला हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकला और निकल करके इस प्रकार यहाँ से जाता है। और यहाँ पर आपका प्यारा सा देश है बांग्लादेश और बांग्लादेश के से होकर के इन्होंने गुजरता है। तो आखिर बांग्लादेश में भी यह कुछ दूरी तय करता होगा। तो यह कितनी दूरी तक बांग्लादेश में चल करके उसके बाद आपका इधर बंगाल के खाड़ी में जो गिर जाता है, जो बंगाल के खाड़ी में गिरता है, तो आखिर कहाँ पर कितनी दूरी तय करता है बांग्लादेश में। तो 454 किलोमीटर की दूरी आपको बता दें कि बांग्लादेश में यह तय करता है। और उसके बाद तो आपको बताया कि इधर बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाता है। चलिए गंगा नदी के बारे में तो हम लोग पता लगाने के लिए कहा, गंगा नदी के पता लगा लिए कि गंगा नदी जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकला है और भारत में इसकी जो लंबाई है 2071 किलोमीटर है और बांग्लादेश में इसकी लंबाई जो है 454 किलोमीटर है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। सोन नदी का पता लगाने के लिए कहा, तो सोन नदी आपको हम बता दें कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ से निकली है। सोन नदी मध्य प्रदेश, यहाँ पर आपका है एमपी और एमपी के अमरकंटक पहाड़ से यह सोन नदी निकला है और जाकर के पटना के पास में, यानी कह सकते हैं हम लोग कि पटना से पश्चिम में यह सोन नदी जाकर के, पटना से पश्चिम में सोन नदी जाकर के गंगा नदी में मिल जाता है। तो आगे यह जो है मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार राज्यों में बहती है। यह गंगा में पटना के पश्चिम में मिल जाती है, ये तो आपको हम बता चुके। चलिए हम लोग पता लगा लिए गंगा तथा इनके सहायक नदी सोन का, दोनों का पता लगा लिए। अब आगे देखते हैं ये क्या कह रहा है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध यानी वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता था। गंगा के दक्षिण में जो है गंगा नदी है, गंगा नदी के दक्षिण वाला जो क्षेत्र है, गंगा नदी के जो दक्षिण वाला जो क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है, वर्तमान बिहार जिसके नाम से जिसको जानते हैं वह प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। इनके शासक बहुत शक्तिशाली थे। यहाँ के जो राजा थे, मगध के जो राजा थे बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। लोग जो है सदैव हमेशा उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी।
कहीं कहीं जब यात्रा करते थे तो पर्वत पहाड़ियों और रेगिस्तान और नदियों तथा समुद्रों के होने के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, बड़ा दिक्कत आता था आने जाने में। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं था। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। जैसे आप समझ लीजिए कि काम के तलाश में हम लोग भी एक जगह से दूसरे जगह काम की तलाश में जाते हैं, या प्राकृतिक आपदा के कारण। मान लीजिए कि आप जिस जगह पर रह रहे हैं वहाँ पर बाढ़ आ गई है, तो आप उस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह जाएंगे ही। तो प्राकृतिक आपदा का मतलब कि प्राकृतिक द्वारा दिया हुआ संकट कह सकते हैं, जैसे बाढ़ हो गए, सुखाड़ हो गए, भूकंप हो गए, सुनामी हो गए, इन सारी प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आता है। तो प्राकृतिक आपदा के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। कभी कभी ऐसा होता था कि दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए लड़ाई करके उसको जीतने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे। व्यापारी लोग जाते रहते थे एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपना व्यापार करने के लिए। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। धार्मिक गुरु जो है लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव में वह धार्मिक गुरु जो है जाते रहते थे शिक्षा देने के लिए, या एक कस्बे से दूसरे कस्बे में जाते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। कुछ लोग नए स्थान की खोजने की चाह में उत्सुकतावश जो है यात्रा करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचार को जानने का अवसर मिला। बिल्कुल, जब हम लोग एक जगह से दूसरे जगह तक हम लोग जाते हैं तो हम लोगों को एक दूसरे के बारे में जानकारी मिलती है कि वहाँ पर लोगों का रहन सहन कैसे है, वहाँ का कल्चर कैसा है, संस्कृति कैसा है। इन सारी चीज़ों को हम लोग को वहाँ देखने के लिए मिलता है। तो उसी प्रकार से जो लोग, जैसे हम लोग अभी पढ़े कि व्यापारी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे, गुरु लोग जो थे, गुरु जी जो थे, उन लोग भी एक जगह से दूसरे जगह जा कर के शिक्षा देते थे, गाँव में या कस्बों में, या सलाह देते थे लोगों को। तो एक दूसरे से के बारे में विचारों को जानने का अवसर मिलता था। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? इसके बारे में आपको पता लगाना है कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। तो कह सकते हैं कि हम आज जो यात्राएं करते हैं, बिल्कुल इसमें से कुछ चीज़ें जो है मिलती जुलती है। जैसे आपको बता दें कि जैसे टीचर लोग जो हैं एक जगह पर अपना इंस्टीट्यूट चलाते हैं तो दूसरे जगह पर भी चलाते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं उस समय जो गुरु एक जगह से दूसरी जगह जाकर के शिक्षा देते थे तो आज भी दे रहे हैं। व्यापारी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे उस समय, तो आज भी व्यापारी लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो, एक बार फिर से मानचित्र एक को देखने के लिए कह रहा है। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इन उपमहाद्वीपों की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। कह रहा है कि पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इन उपमहाद्वीपों की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। जो चाहा वो पार कर सके। उपमहाद्वीपों के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए, उपमहाद्वीपों के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यही बस गए। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं पर बस गए। लोगों के इस आवागमन से हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीके के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। कह रहे हैं यहाँ पर कि कई सौ वर्षों तक लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। एक दूसरे के विचार, जैसे हम लोग भी देख लीजिए कि भोजन बनाने के तरीका ऐसा देखते कि उन्होंने बनाया था तो अच्छा लग रहा था, तो हम लोग भी उनकी भोजन बनाने के तरीका को अपना लेते हैं। उसी प्रकार से उस समय भी लोग किया करते थे। अगला जो पॉइंट है हमारा, देश के नाम। जो देश के नाम है, हमारा देश का नाम जो भारत है उसके बारे में पढ़ना है। देश का नाम के बारे में, देश का नाम जो भारत है वो कैसे पढ़ा, तो देखिए और किस प्रकार से पढ़ा, किन लोगों ने हमारे देशों को क्या कहा, हमारे देश को क्या कहा, उसके बारे में पढ़ना है।
अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल, अपने देश को हम लोग इंडिया कहते हैं या तो भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। हम लोग जो अपने देश का नाम जो उपयोग करते हैं, इंडिया इंडिया जो प्रयोग करते हैं इंडिया जो प्रयोग करते हैं वह इंडिया शब्द जो है इंडस से निकला है। इंडस से इंडिया शब्द आपका निकला है। इंडिया शब्द जो है इंडस से निकला है। इंडिया शब्द किससे निकला है? इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इस इंडस जो शब्द है, इस इंडस शब्द से इंडिया निकला है। इंडस शब्द से इंडिया निकला है और इसको संस्कृत में हम लोग कह देते हैं सिंधु। इंडस को हम लोग संस्कृत में क्या कहते हैं? सिंधु कह देते हैं, कहा जाता है। आपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। कह कि अपनी एटलस में, अपनी जो मैप है उसमें, यानी कह सकते हैं अपने एटलस यानी ग्लोब में, मैप में आप पता लगाइए। ईरान और यूनान का पता लगाने के लिए कह रहा है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाने के लिए कह रहा है कि ईरान का पता लगाइए और यूनान का पता लगाइए अपने ग्लोब में। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से यानी कह सकते हैं कि उत्तर और पश्चिम इधर वाले इलाके में उत्तर पश्चिम की ओर से लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस, हम लोग को पता है कि सिंधु नदी यहाँ पर से इस प्रकार से ऐसे होकर के इस प्रकार से चीन में जाता है, बताए थे इससे पहले वाले वीडियो में। तो आपको बता दें कि वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंदोस कहा। इस सिंधु को हिंदोस कहा या कह सकते हैं इंदोस कहा। इसको हिंदोस कहा अथवा इंदोस कहा। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। इस नदी के पूर्व में कौन है? तो हमारा इंडिया है। तो इस नदी के पूर्व में स्थित जो है प्रदेश, उसको इंडिया कहा। तो इंडिया किसने कहा था? ईरानी और यूनानी वाले लोगों ने। ईरानी और यूनानी वाले लोग जो है इस सिंधु नदी को हिंदोस कहा या इंदोस कहा, इस सिंधु नदी को। और इसके पूर्व वाले जो देश था, इसके सिंधु नदी के पूर्व वाले जो देश था यानी भारत, उसको इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले, भारत नाम का प्रयोग अगर बात कर ले तो उत्तर पश्चिम में रहने वाले, इस इलाके में रहने वाले, उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक यानी कीर्ति ऋग्वेद में भी मिलता है। कह रहा है कि संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। तो इसकी कीर्ति जो है, इस समूह का उल्लेख जो है संस्कृत की आरंभिक, किस समूह का उल्लेख? उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के, इधर जो रहने वाले लोग हैं उनका उल्लेख जो है कह रहा है कि कीर्ति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। बाद में इसका प्रयोग जो है देश के लिए होने लगा। इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अतीत के बारे में कैसे जानें। अतीत के बारे में मतलब बीते हुए समयों के बारे में। अब आता होगा दिमाग में कि बीते हुए समय के बारे में तो कोई कैमरा लेके घूम नहीं रहा था कि हर बात तो कोई रिकॉर्डिंग कर रहा था, या कोई बुक लेके चल नहीं रहा था कि चलो ये घटना हुआ तो इस घटना के बारे में चलो लिख देते हैं कि ताकि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसका जानकारी प्राप्त कर सके। तो फिर भी इतिहासकारों ने आखिर कैसे जानकारी प्राप्त किया? बीते हुए समयों के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त किया इतिहासकारों ने, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। बीते हुए समयों की जानकारी हम लोग कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। पहला तरीका है कि जो बीते हुए समय है, बीते हुए समयों में पुस्तक जो लिखे गए हैं उनको ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। याद रखिएगा कि जो पुस्तकों को हाथ से लिखा जाता है, हाथ से लिखा जाता था, उसको पांडुलिपि कहा जाता था। पहले थोड़ी ना फोटोकॉपी का मशीन था, फोटोकॉपी होता था, नहीं, बल्कि जो हाथ से लिखा जाता था उसको पांडुलिपि कहा जाता है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला
जो होने वाला मैन्यूक्रिस्ट शब्द लैटिन शब्द मेनु जिसका अर्थ हाथ है। देख लीजिए अंग्रेजी में पांडुलिपि को मैन्यू स्क्रिप्ट मैन्यू स्क्रिप्ट कहा जाता है पांडुलिपि को अंग्रेजी में। और ये जो शब्द है इस शब्द मैन्यू स्क्रिप्ट जो शब्द है लैटिन शब्द मेनू से बना है। लैटिन शब्द मेनू से बना है जिसका हिंदी में अगर बात कर लें अर्थ जो होता है जिसका हिंदी में अर्थ तो वह कह सकते हैं कि मेनू का अर्थ हो जाता है हाथ। हाथ है या हाथ से निकलना कह सकते हैं। तो ये पांडुलिपियाँ प्राय अब ये जो पांडुलिपि लिखा जाता था हाथों से तो पहले तो कागज भी नहीं था। तो कागज नहीं थे तो लिखे कैसे पर जाते थे ताड़ पत्रों पर। ताड़ पत्र पर मतलब ताड़ जो देखे ताड़ उसके पत्तों पर लिखा जाता था अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखा जाता था। हिमालय के जो क्षेत्र है हिमालय क्षेत्र से में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखा जाता था उस समय। जो हिमालय नामक हिमालय जो क्षेत्र है हिमालय क्षेत्र है वहाँ पर भुर्ज नामक पेड़ होता था उसके छाल के से भोजपत्र जो पत्र बनता था छाल जो उखाड़ा जाता था उसी पर लिखा जाता था। छाल जो उखड़ता था उसी पर लिखा। चलिए इधर हम लोग देख लेते हैं ताड़ पत्रों से बने पांडुलिपि का एक पृष्ठ इधर जो पढ़ना है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। ये जो नीचे लिखा गया है आप चित्र में देखेंगे बुक में कि ये जो नीचे लिखा गया है यह 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। यहाँ पर देख लीजिए भुर्ज पेड़ से बने हुए जो छाल से बनी हुई ऐसे ही पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। ये जो बना हुआ बुक में यह भुर्ज के पेड़ के छाल पर लिखा हुआ है और यह इसको हम लोग पांडुलिपि कहेंगे क्योंकि हाथ से लिखा हुआ है तो इसको पांडुलिपि कहेंगे ही। आगे चलिए देखते हैं। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ा ने खा लिया क्योंकि जब पत्ती से बनता था छाल से बनता था तो कीड़ा तो खा ही लेगा तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसे कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है। प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होते हैं। प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों मतलब बौद्ध मठ ये लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर आपका जो सॉरी मैप तो थोड़ा सा मिट गया है इसको। हाँ ये जो विहारों लिखा हुआ है इसका मतलब होता है बौद्ध मठ। बौद्ध मठ यानी जहाँ बौद्धिस्ट लोग रहते हैं वहाँ पर पांडुलिपियाँ प्राप्त होते हैं। और मंदिरों में कहा जा रहा है यहाँ पर कि मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों राजाओं के जीवन औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। काफ़ी सारे जो पांडुलिपियाँ मिलता है कई तो संस्कृत में मिलते हैं कई प्राकृत भाषा में तमिल भाषा में लिखे हुए मिलते हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। प्राकृत भाषा का प्रयोग जो है आम लोग करते थे। जो आम लोग होते हैं राजा को छोड़ करके। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। अब बात रही है अभिलेख किसको कहते हैं जरा समझ लीजिए। अभिलेख जो है पहले आज जो है हम लोग कोई भी विज्ञापन छपवाना चाहते हैं तो उसके लिए फोटोकॉपी मतलब मशीनों के द्वारा हम लोग पेज पर छाप देते हैं। जैसे किसी भी चीज़ों की प्रचार करवाना हो तो उसको हम लोग छपवा देते हैं। और जो भी आदेश पालन करवाना हो जैसे आप देख लीजिए कि सरकार जो है कई आदेश से जनता को देते हैं कि इसका पालन किया जाए। जन जीवन हरियाली जल ही जीवन है। उसके अलावा फिर और भी चीज़ें जैसे स्वच्छ भारत अभियान तो इसके लिए एक बैनर बनवा करके टंगवा देता है। और लेकिन पहले तो ऐसा होता नहीं था। तो पहले क्या होता था कि राजा का जो आदेश है पत्थर पर लिख दिए जाते थे। खुरेच करके पत्थर पर लिखा जाता था। तो जो पत्थर पर लिखा जाता था उसी को अभिलेख बोला जाता है। अब तो कह रहे हैं कि हम अभिलेख का भी अध्ययन कर सकते हैं।
ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। ये तो अभी बता दिए। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेश को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे, बता ही दिए, ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। जैसे राजा रानी तो करवाए ही हैं, अन्य स्त्री पुरुषों भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। शासक जो है, पहले के जो राजा थे, लड़ाइयों में अर्जित जो विजय हुआ, कहाँ कहाँ उन्होंने युद्ध जीता, उसका लेखा जोखा रखते थे, तो उस पर अभिलेख पर लिख दिया करते थे। कह रहा है आगे कि क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे, ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी। तो बिल्कुल हम लोग अंदाजा खुद से भी लगा सकते हैं कि कठोर सतह पर लिखवाने के लाभ ये थे कि जैसे आज का अगर बात करें कि पेज पर लिखा जाए तो पानी से भीगने के बाद ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन पानी से भीगने पर भी कुछ नहीं होगा, उसको मतलब बर्बाद जल्दी नहीं किया जा सकता है। और लिखने की कठिनाइयाँ ये थी कि आज हम लोग नॉर्मल पेन से लिख लेते हैं, लेकिन उसके लिए लोहे की, धातु की बनी, जिसको हम लोग छेनी बोलते हैं, उससे लिखा जाता होगा, या और किसी चीज़ से लिखा जाता होगा, तो खुरेज करके लिखने में टाइम भी ज़्यादा लगता होगा। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था। कह रहा है कि ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति है पुरातत्वविद कहलाता था। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते थे। देखिए, जो पुरातत्वविद जो है पत्थर और ईंट से बनी हुई जो इमारत है, महल है, मकान है, उसके अवशेष जो बचा हुआ पृथ्वी के अंदर से निकलता था, चित्रों तथा मूर्तियों का भी अध्ययन करते थे। जो मूर्ति पृथ्वी के अंदर से निकलते थे, वो भी औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, इस सब के बारे में अध्ययन करते थे। जरा से इधर देख लेते हैं, बगल में जो दिया गया है, लगभग कह रहा है कि 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यानी कि यहाँ पर हम लोग बात करें तो अफगानिस्तान है, इधर इस इलाके में अफगानिस्तान है। तो यही पर कह रहा है कि लगभग 2250 वर्ष पुराना है, लगभग 2250 वर्ष पुराना यह जो अभिलेख आप चित्र में देख सकते हैं। यहाँ पर जहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं, वहाँ पर यह कंधार एक जगह है, कंधार एक जगह है अफगानिस्तान में, वहाँ से प्राप्त हुआ है। अफगानिस्तान में कंधार एक जगह है, वहाँ से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। यह जो अभिलेख चित्र में आप लोग देख रहे हैं, वह जो है अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। इस शासक मतलब जो अशोक नामक जो शासक है, उनके बारे में अध्याय 8 में हम लोग पढ़ेंगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल जैसे हम लोग हिंदी लिखते हैं, अंग्रेजी लिखते हैं, तो उसमें भी हम लोग लिपि का प्रयोग करते हैं। हिंदी देवनागरी लिपि का, अंग्रेजी लिखते हैं तो रोमन लिपि का। तो कह रहे कि जब हम कुछ लिखते हैं तो हम लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामेइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। ये जो अभिलेख बना हुआ है, ये जो अभिलेख जो आपको बताया गया कि वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है, तो यह जो अभिलेख था, यह अभिलेख किस लिपि में था? तो यूनानी लिपि में तथा अरामेइक लिपि में यह अभिलेख लिखा हुआ था। भाषाओं में है। चलिए हम लोग आगे इधर जो देख रहे थे हम लोग कि वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। कि इनके बारे में हम लोग यहाँ देख रहे हैं, पुरातत्वविद के बारे में, कि सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। इसमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों के हड्डियों भी ढूंढते हैं। पुरातत्वविद जो है पता लगाने के लिए मछलियों के हड्डियों, जानवरों, चिड़ियों, इस सब के हड्डियों को पता लगाते थे। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती थी कि अतीत में लोग क्या खाते हैं,
खाते थे। अतीत में लोग बीते हुए समय पहले क्या खाते थे? वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। वनस्पति के जैसे पेड़ पौधों के अवशेष जो है बड़ा मुश्किल से बच पाए। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। जले हुए रूप में क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिले होंगे? ये तो पता लगाने के लिए कह रहा है कि कपड़े के अवशेष मिले होंगे। पांडुलिपियों, पांडुलिपि समझ में आ रहा है? हाथ से लिखे हुए जो लेख होते थे, हाथ से लिखे हुए जो ताड़ के पत्र पर या जो आप लोगों को हमने बताया यहाँ पर कि किसके पत्ती पर, जो हिमालय पर्वत पर जो निकलता था, भुर्ज के पेड़ की छाल से, भुर्ज के पेड़ की जो छाल है उस पर लिखा होता था। तो वो पांडुलिपि अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहास का प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक होता है। स्रोत प्राप्त होते ही, जैसे पांडुलिपि हो गया या फिर अभिलेख हो गया, ये सब स्रोत कहा करते थे पुरातत्वविद। तो कह रहा है कि स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। स्रोत से पता, मतलब कि कह सकते हैं कि स्रोत को पता जैसे जैसे लगता है तो हम लोग अतीत के बारे में जो है जानकारी प्राप्त करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद जो है उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में, मतलब जानकारी प्राप्त करने के लिए, जितना भी पुरातत्वविद जो थे उस सब पांडुलिपि अभिलेखों को, उस सब को सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते थे। अतीत एक या अनेक। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, अतीत या एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूहों के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। अलग अलग समूह के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। बिल्कुल, राजा रानियों का जीवन अलग था, व्यापारियों का जीवन आज की भी डेट में हम लोग देख सकते हैं आसानी से, जैसे हम आज भी देखते हैं। उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की अगर हम लोग बात कर ले तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इस क्षेत्र में है, यहाँ पर इस क्षेत्र में इस सब जगह पर है। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर करते थे, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा करते थे। क्योंकि मछलियां समुद्र चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, तो फल फूल मछलियां पकड़ के करेगा ही, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते थे। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इस तरह के भेद अतीत में जिस जगह पर लोग रहा करते थे, जिस जगह पर लोग रहा करते थे उस जगह के अनुसार जो है अपना भोजन करते थे, इन सारी चीज़ों को क्या करते थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपने विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। पहले के जो शासक थे, राजा थे, लेखा जोखा रखते थे, लड़ाई जहाँ जहाँ करते थे, इसी कारण से हम लोग उनके बारे में अच्छे खासे जानते हैं। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक तथा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे, आज भी नहीं रखते हैं। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इसके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। हालांकि कहा जा रहा है कि अभी भी इसके बारे में जानना बहुत कुछ शेष है। चलिए अब तिथियों का मतलब हम जरा देख लेते हैं कि तिथियों का मतलब क्या है। जरा इधर हम मिटाते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं तिथियों का मतलब कि क्या है। चलिए इस चैप्टर को हम लोग खत्म कर देंगे। अब लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, इसको हम लोग पूरा समाप्त कर लेंगे आज। चलिए देखते हैं
तिथियों का मतलब, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन तारीख माह वर्ष जैसे 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। याद रखिएगा कि जो वर्ष से आज हम लोग देख रहे हैं, जैसे हम लोग आज 2023 में हैं, तो 2023 किस समय से, कहाँ से 2023, तो जिस समय कहा जा रहा है यहाँ पर कि ईसाई धर्म के प्रवर्तक, मतलब ईसाई धर्म के जो संस्थापक प्रवर्तक थे, वो प्रवर्तक ईसा मसीह, ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह, ईसाई धर्म के जो प्रवर्तक थे ईसा मसीह, उनके जन्मदिन से, मतलब जिस दिन जन्म लिए थे उसकी तिथि से आज तक अगर देखा जाए तो उनके जन्म की तिथि से आज तक 2023 साल हो चुके हैं। जन्म की तिथि को अगर देखा जाए तो उस दिन माना गया होगा, उनकी तिथि को माना गया 1 तारीख 1वां महीना 1वां साल, और उसी प्रकार से साल बढ़ते बढ़ते आज 2023 साल हो गए। अब उनके जन्म यानी कहने आता है, अभी हम लोग इसमें एग्जाम्पल क्या देख लिए, जैसे एग्जाम्पल इसमें देख लेते हैं 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे तो 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियों ईसवी पूर्व के रूप में मानी जाती है। आप देख लीजिए 1 तारीख 1वां महीना 1वां साल जो हुआ होगा जिस दिन उनका जन्म हुआ, तो उससे पहले वाले को, जैसे उसके बाद वाले को तो हम लोग 1 तारीख 1वां महीना 1वां साल, 2 तारीख 1वां महीना 1वां साल, इस तरह करते 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 आज आ गया आपका 2023। 2023 में हम लोग कह सकते हैं कि 1 तारीख 1वां महीना या 5 तारीख पहला महीना 2023, इस प्रकार से हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो इससे पहले वाले को क्या कहेंगे, तो इसको तो हम लोग ईसवी कह देंगे कि 2023 ईसवी, लेकिन इससे पहले वाले को हम लोग क्या कहते हैं, ईसा पूर्व कह सकते हैं। ईसा पूर्व इसको हम लोग बोलते हैं, ईसा से पहले, मतलब ईसा से पहले। इस पुस्तक में 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे इसके बारे में हम लोग पूरा क्लियर तरीके से हम लोग जरा देख लेते हैं। देखिए अंग्रेजी में बीसी का तात्पर्य, अंग्रेजी में अगर हम लोग बात कर लें, जिसको हम लोग हिंदी में ईसवी पूर्व कहते हैं, उसको अंग्रेजी में हम लोग बीसी कहते हैं। और इस बीसी का जो मतलब होता है वो होता है बिफोर, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, जिसे हम लोग ईसा पूर्व के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग ईसा पूर्व के नाम से जानते हैं। बीसी यानी बी से हो गया बिफोर और सी से हो गया क्राइस्ट, इसको हिंदी कह रहे हैं तो ईसा पूर्व होता है। कभी कभी कुछ तुम तिथियों से पहले एडी लिखा पाती हो, कह रहे कि कभी कभी एडी लिखा हुआ रहता है, तिथि से पहले एडी इस प्रकार से लिखा हुआ रहता है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है, पूरा नाम जो होता है वो हो जाता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी हो जाता है। नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। एनो डोमिनी का मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, और बीसी का मतलब है कि उससे पहले वाला, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व के बारे में है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसी का प्रयोग किया जाता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए किया जाता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इन कैलेंडरों का प्रयोग सामान्य हो गया है। इन कैलेंडरों का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के रूप में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले है, किया जाता है। इस प्रकार से होता है। अब आगे अन्यत्र थोड़ा सा दिया हुआ है, चलिए इसको भी हम लोग समझ ही लेते हैं और उसके बाद फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। और चैप्टर में जो जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको भी आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। चलिए देखते हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे। पहले देख लीजिए पत्थर पर, इसमें से कई अभिलेख कई 100 वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है।
समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? सोचने वाली बात है। पहले जो लिखा हुआ था तो लिपि सब बदल चुका है, तो क्या लिखा है ऐसे विद्वान लोग कैसे जानते थे? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जाता है। देखिए, एक प्रक्रिया द्वारा बहुत ही रोचक चीजें हैं कि जो लिपि लिखा हुआ रहता था, विद्वान लोग कैसे पता लगाते हैं कि जो लिपि लिखा हुआ है, यह लिपि इस प्रकार से ये लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है तो पता कैसे रहेगा? इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। कह रहा है कि इस प्रकार की अज्ञात लिपि की जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। उत्तरी अफ्रीका के उत्तर में अफ्रीका जो देश है वहाँ वो अफ्रीका देश में मिस्र से मिलती है। मिस्र जगह है, मिस्र कह सकते हैं कि जो उत्तरी अफ्रीकी जो देश है मिस्र, अफ्रीका जो महादेश है उसमें पड़ता है। मिस्र एक देश उत्तर में, अफ्रीका के उत्तर में, तथा लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा था, गांव टाइप का था। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिसे पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों में है। अब वो तीनों लिपि कौन थे? तो यूनानी मिस्री लिपि के 2 प्रकार थे। यूनानी तथा मिस्री लिपि के 2 प्रकार थे। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। छोटे से फ्रेम है, उसको फ्रेम को कारतूस कहा। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अलग अलग रखे हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हुए हैं। चित्र में हम लोग देख सकते हैं एल अक्षर के लिए शेर और ए अक्षर के लिए चिड़िया का चित्र बना हुआ है। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सके। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि क्या क्या किया गया है। अब आगे आप देख सकते हैं, निम्नलिखित को सम्मेलन करना है, मतलब मिलाना है, तो ये तो खुद भी कर सकते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन को अगले वीडियो में देख लेंगे, या क्वेश्चन बड़ा नॉर्मल है, आप लोग खुद भी कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।